हेलो दोस्तों, दक्षिणाई क्लासरूम में आपका स्वागत है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक के धारावाहिक में आपने सीपी, सीवी, गामा इन सब के बारे में जाना। प्रोसेसेस कितने होते हैं, कैसे होते हैं, एडियाबैटिक होता है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, इस सारे के बारे में जाना। ग्राफ्स हमने देखा था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। चलिए, हमने बार बार हीट एक्सचेंज की बात की, ठीक है। हीट एक्सचेंज कैसे होता है और हीट एक्सचेंज का जो मोड है, हीट एक्सचेंज की बात हमने बहुत बार की है, ठीक है। और जनरली ये जो है दो ही प्रोसेस में आपको दिखता है। आप जब तक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे, आपको जनरली ये जो हीट एक्सचेंज है वो कैसा दिखेगा। या तो हीट एक्सचेंज हो रहा होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एक्सचेंज कब हो रहा होगा? या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा होगा या एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? तो हीट एक्सचेंज इन दोनों प्रोसेस के के दरमियान हो रहा होगा। तो आपको क्या बताया कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज हो रहा होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज हो रहा होता है तो आप उसको क्या बोलते हो? इंटरनल। ये सारा का सारा हीट कहाँ चला जाता है? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में या इंटरनल एनर्जी के चेंज में सारा का सारा हीट चला जाता है। आप बोलते हो कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है तो उसको बोलते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आई टेल यू, आपको रेड कलर से, ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से, जिस कलर से लगाना हो आप लगा लो, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो अगर आपको बात कर रहे हैं किसकी हीट एक्सचेंज हो रही है, हीट एक्सचेंज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, अगर आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा और हीट एक्सचेंज हो रही है, तो आप बोलते हो ऑल दैट हीट जो हमने एक्सचेंज की है सारा का सारा क्या गया है? इंटरनल एनर्जी चेंज करने में चला गया है, ठीक है। और ये कैसे पता चला हमें? तो अगर आपको फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसने क्या बोला था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डी वी, करेक्ट? ये लिखते हैं हम हमेशा से, क्यू माइनस पी डी वी। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा वी इज जीरो, सो पी डी वी जीरो, सो ऑल दैट डेल्टा यू इज नथिंग बट क्यू। सो जो भी हीट एक्सचेंज हो रही है, all are going to change the internal energy. Is this clear to everyone? This is very important. Again I am repeating, heat exchange at constant volume tells you that all that heat exchange went to change in the internal energy. Clear? Okay. What else we know? That delta U, that is internal energy change, is NCV delta T. We know this. Clear? What also we know? Relation between Cp and Cv, that is Cp minus Cv is equal to R. What we also know that gamma is Cp by Cv. All these things we know. Okay, चलिए, जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज किया जाता है, so what we call them that enthalpy change. जब कांस्टेंट प्रेशर पे आपका अगर हीट एक्सचेंज होता है तो आप उसको एक नाम दिए हो, एंड दैट वी कॉल देम डेल्टा H, ठीक है। ये डेल्टा H होता है जब आप क्या करते हो, कब? जब आपका टेम्परेचर, आपका जो है प्रेशर कांस्टेंट होता है। और मैंने बताया था बहुत सारे जो आपके नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, ठीक है। जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। फिर आपको क्या पता चला था कि इसका डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, सो डेल्टा H इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। What is Cp and Cv? Cv and Cp are molar heat capacity. The molar heat capacity, that is joule per Kelvin. ठीक है। So this is molar heat capacity at constant volume. This is molar heat capacity at constant pressure. Clear? तो ये जो बेसिक बातें हैं, इसके अलावा जो चीज़ें आपने पढ़ी है पिछले कुछ लेक्चर्स में, उनको रिवाइज करते रहिए। चलिए कुछ छोटा सा प्रॉब्लम बनाते हैं ताकि आपको जो है कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है। हाँ, तो प्रश्न लिखेंगे 10 dm cube ऑफ O2, मैं लिख दूँ
10 dm cube of O2 gas, 10 dm cube O2 at 101.325 at 101.325 kilopascal. Okay, so 101.325 kilopascal and 298 Kelvin is heated to 348 Kelvin, and 298 Kelvin is heated to 348 Kelvin. Okay, calculate the heat absorbed. Calculate the heat absorbed, delta H and delta U for this process. Calculate the heat absorbed, delta H and delta U for the following process. पहला है आपको पहला निकालना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा निकालना है एट कांस्टेंट प्रेशर. गिवन डेटा है आपके पास Cp is 25. आई टेल यू, अगर Cp चेंज हो जाए, Cp अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए तो क्या होता है? फॉर द टाइम बीइंग यू डोंट हैव टेम्परेचर डिपेंडेंट Cp, so Cp is given. Now what you have to do, you have to calculate heat absorbed and delta H and delta U. Okay, so जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम जो भी हीट एब्जॉर्ब किया गया होगा या रिलीज किया होगा या एक्सचेंज किया गया होगा, सारा का सारा हीट क्या होगा? ऑल द हीट विल गो टू इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा U. क्लियर? सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कीजिए. सबसे पहले इसकी बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर वाला ही सॉल्व कर लेते हैं. तो जब कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सारा का सारा एनर्जी कहाँ गया होगा? सारा का सारा एनर्जी डेल्टा H जो है उसमें चला गया. एट कांस्टेंट प्रेशर सारा जितने भी एनर्जी होती है वो इंथैल्पी में जाती है. राइट? Q इज इक्वल टू डेल्टा H. Q इज इक्वल टू डेल्टा H. सो आप क्या बोल सकते हो? दिस इज इक्वल टू NCP डेल्टा T. ठीक है. सो क्या है? डेल्टा H की बातें करते हैं. हाँ, अब बोलोगे सर जी n कहाँ से लाएं? तो हमको क्वेश्चन को फिर से देखना पड़ेगा, देखते हैं कुछ हेल्प मिलता है कि नहीं. दिस इज ओके. थोड़ा सा क्या करते हैं ना, ये जो क्वेश्चन में बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स लिखे हैं उसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं. कैसे? वी हैव वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 dm क्यूब, मेक इट टू 10 लीटर. Then we have pressure is equal to 101.325 kilopascal. What is this? प्रेशर. इसको थोड़ा सा फैमिलियर मुझे किलो पास्कल लिखना खराब लग रहा है. व्हाट आई डू, आई ट्राई टू मेक इट टू एटीएम सो दैट हम 0.0821 लीटर एटीएम वाला आर की वैल्यू यूज कर सकें. व्हाट वी आल्सो नो, 1.01 into 10 to the power 5 Pascal is equal to 1 atm. So yes, this is equal to 1 atm. T1 क्या है? T1 is 298 Kelvin. T2 क्या है? T2 we have 348 Kelvin. Okay, now we are free to use many things. Start करते हैं. चलिए सॉल्व करते हैं. पहला है at constant volume. सीधी सी बात है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बातें कर रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा U होता है एनर्जी के बराबर, यानी हीट एब्जॉर्ब होगा वो डेल्टा U के बराबर होगा. सो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा? व्हाट वी नो, NCV डेल्टा T. दिस फार्मूला मुझे पता है. सो n की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? n की वैल्यू तो मैंने आपको बता ही दिया है. n की वैल्यू के लिए आपको PV nRT का यूज करना है और n की वैल्यू यहाँ से उठा लाना है. सबकी सब सारी PV और T की सबकी वैल्यू गिवन है. ओके, सो सिंपल सी बात है, आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट रहा है तो एग्जैक्टली क्या होगा बताइए? क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कराना तो आपका नंबर ऑफ मोल्स तो क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा. फिर देखिए होगा क्या बताइए? डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T. प्रॉब्लम है CV की वैल्यू हमें नहीं पता चली. So we have something called Cp minus Cv is equal to R. So you will get Cv is equal to Cp minus R.
सो डेल्टा यू की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, एन की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, सी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर, सो सी पी की वैल्यू गिवन है एंड डेल्टा टी यू नो 50, सो यू कैन कैलकुलेट डेल्टा यू फ्रॉम हियर। चलिए दूसरा जो हमारा था एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब होता है वो डेल्टा एच के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, सो यू हैव एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा था कि इन्होंने देखिए क्या Cp इज इक्वल टू 25 जूल पर किलो केल्विन मोल दे दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट दे दिया, मान लीजिए ऐसे पूछा नहीं जाएगा पर फिर भी आप लोगों के लिए मैं बता दूं, मान लीजिए गलती से पूछा गया, मान लीजिए 25 प्लस टी जूल पर केल्विन मोल ऐसा हो गया, तो कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, जहां पे Cp है वहां पे इसको बैठा दीजिए। आप क्या करते हो डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एन सी पी डेल्टा टी डी टी करते हो, T1 से T2, T2 से T1, ठीक है ऐसा करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, तो आपका डेल्टा एच आता है, ठीक है। आप सिंस ये और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है इसलिए इसको बाहर निकालते हैं, पर यहाँ पे इसको देख के लग रहा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे, n तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, आप क्या करोगे, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, 25 प्लस टी डी टी, T1 इज कहाँ से कहाँ 298 से 348, n क्या होता है 25 का इंटीग्रेशन 25t प्लस टी स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ 298 से 348, तो आप आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते, ठीक। कोई बड़ी डील नहीं है इसमें, आराम से हम सॉल्व, थोड़ा सा दिमाग को शांत करेंगे तो चीज़ों को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसको आप आराम से कीजिए, ठीक है। तो ये होने के बाद ये जो छोटा सा न्यूमेरिकल था इसमें आपको क्या बताना चाह रहा था कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होती है, जो भी हीट एक्सचेंज किया जाता है वो क्या होता है, आपका इंटरनल एनर्जी चेंज। अगर आपको डेल्टा एच की बात कर रहे हो तो ये क्या होता है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। तो इन दोनों की बात इन्होंने की है, इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बातें करते हैं थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। हाँ, सो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस हैं, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, देन एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, ओके। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो होगी हमारी कौन सी प्रोसेस की, सबसे सिंपल प्रोसेस हमारा क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है बताइए? आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, व्हाट डज इट मीन, डेल्टा वी जीरो, ये होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। और द मोमेंट यू से डेल्टा वी जीरो यू नो दैट वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, ओके। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, नो वर्क डन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आप फ्लॉट की यूज करो, फ्लॉट यू नो FLOT, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब फ्लॉट का यूज करते हैं, व्हाट डू वी हैव फ्रॉम फ्लॉट, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इस केस में क्या हो जाएगा, W जीरो है सो Q प्लस जीरो। सो क्या समझ में आ रहा है, जो Q है एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो सब के सब इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट करने में चला जाएगा। अगर आपका जो Q है पॉजिटिव है, यानी कि अगर आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो इनसाइड द सिस्टम, क्या हो जाएगा, इफ यू आर ट्रांसफरिंग इनसाइड से हीट जो है आप ट्रांसफर कर रहे हो इनसाइड, क्या हो जाएगा, आपका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। कैसे, जब आप इनसाइड करोगे क्या होगा, जब आपने इनसाइड किया हीट तो आपने सिस्टम के अंदर किया तो Q की वैल्यू क्या पॉजिटिव आ गई, एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ U इज आल्सो पॉजिटिव, यानी यू हैव इंक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ U, यानी आपने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, ठीक है, आपने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी है। और NCV डेल्टा T की अगर हेल्प लोगे, ठीक है, NCV डेल्टा T की हेल्प लोगे तब बोलोगे अपने टेम्परेचर भी सिस्टम का बढ़ा दिया। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, कैसे एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ओके।
सो आपने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई है, मान लीजिए आपने Q घटा लिया, Q आपने सिस्टम से निकाला, यानी सम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है आपने क्या की, सिस्टम से निकाली। तो जब आपने हीट सम अमाउंट ऑफ हीट जब आपने सिस्टम से निकाली है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा तो क्या होगा, दैट Q कम हुआ है यानी कि डेल्टा U कम हुआ है, डेल्टा U कम हुआ है यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है। और जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम भी कम हो जाएगा। ठीक, तो ये जो बेसिक आपका जो रिलेशन है, किसको किससे रिलेट करे, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। पर इसके लिए क्या है, आपको नोट्स को रिवाइज करते रहना, जितना ज़्यादा नोट्स रिवाइज होगा उतना ही फायदे का सौदा है आपके लिए। ओके, चलिए ये बातें हो किसकी, आइसोबैरिक प्रोसेस की। इसके बाद क्या है आपके पास है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U, वही फिर से FLOT, तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, तो ये रिलेशन होल्ड करेगा इस प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो क्या हो जाएगा, Q माइनस PdV का यूज करेंगे और आप आराम से ला सकते हो। बोलो सर ये कैसे, P माइनस PdV कैसे लिखा है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है P एक्सटर्नल, आपको याद होगा ना, वो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV लिखते थे, तो वही हमने अभी लिखा। ठीक, आगे जाने से पहले मैं आपको दो प्रोसेस के बारे में फिर से बताना पसंद करूंगा, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल and irreversible process. चलिए बताइए, सबसे पहले तो बात करना है रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है नीचे में पाया जाता है, तो बताइए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, देखा होगा आपने, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखेंगे इधर उधर कहीं आसपास में। सो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, दे आर वेरी फास्ट इन नेचर। ठीक है, बहुत ही तेज होते हैं। ठीक है, वो जो प्रोसेस है जिसको रिवर्स ना किया जा सके, इतना तेज है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर पा रहे हो, यानी उसको बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो आपका नहीं आ पा रहा, बैकवर्ड प्रोसेस है वो नहीं आ पा रहा। ठीक, तो जितने भी प्रोसेस हैं जिसको रिवर्स नहीं किया जा सके उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलोगे। बोल सर ये तो सिंपल सा वर्ड आपने बता दिया। ओके, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, उससे पहले आप लिखो कि दीज आर वेरी फास्ट प्रोसेस, these are very fast process and are completed in very slow and completed in very short period of time, the driving force is much greater than the opposing force. The driving force is much greater than the opposing force. Driving force is much greater than the opposing force. ठीक है, क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में क्या है आपका, सिंपल सी बात है, जहां कभी भी प्रेशर की बात करेंगे तो क्या है, प्रेशर किसी लगा रहे, मान लीजिए वॉल पे आपका प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर एक इधर से सिस्टम लगा रहा है तो आप बोलोगे इधर से आपका सराउंडिंग्स भी लगा रहा है, ऐसा बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दो चीजें होंगी, क्या क्या, एक तो आपका ड्राइविंग फोर्स होगा जो काम कर रहा है, दूसरा अपोजिंग फोर्स होगा जो उसको रोकना चाह रहा है, एक इधर से लग रहा है तो एक इधर से लग रहा होगा। क्लियर, तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका जो ड्राइविंग फोर्स होता है दैट इज वेरी हाई कंपेयर टू योर अपोजिंग फोर्स। तो क्या है, प्रोसेस काफी तेजी से चला जाता है। ठीक है, जो आपका जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिससे कि प्रोसेस बहुत ही तेजी से आ जाता है और वो सीधा अपने उस पार्टिकुलर स्टेट पे चला जाएगा जहां तक उसको जाना था। जैसे मान लीजिए कि आपको सिंपल सा एग्जांपल मैं दे दूं, कंबशन की बात करते हैं, कंबशन ऑफ, मान लीजिए आप कंबशन किसके करना चाहते हो, मीथेन या पेट्रोल का कंबशन करते हो, तो आप क्या करते हो, जैसे ही आपने
थोड़ा सा उसको इग्निशन टेम्परेचर दे दिया, कब आग लग गई कब खत्म हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो कंबशन क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आपने पेट्रोल में आग लगाई और कब वो आग लग के कब जल गई आपको पता ही नहीं चला, इतनी तेजी से प्रोसेस होती है, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करो तो क्या होगा, आप रस्टिंग ऑफ आयरन की तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, उसकी बात मैं करूँगा, रस्टिंग ऑफ नॉट गोइंग टू स्पेसिफिक एग्जांपल्स, मैं आपको रिवर्सल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो जो आपने देखा, जैसे मान लीजिए कि जितने भी प्रोसेस होते हैं, इसको आप लिख भी लो, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ओके, सो जैसे मैं आपको इसको और दूसरे तरीके से बता दूँ कि लिस्ट में 40 के जी उठा सकता हूँ, 40 को उठा सकता हूँ 40 50 के जी उठा सकता हूँ। ओके, सो मान लीजिए कि 50 के जी उठाना है और मैं 50 के उठा सकता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि इस जैसे ये डस्टर है, इसको उठाना है, मैं उठा सकता हूँ 50 के जी, तो मैं इसको ऐसे उठा लूँगा, उठा लिया ना। तो ये है इसका इसका बताइए, इसका ड्राइविंग फोर्स कौन सा होगा, मेरा फोर्स जो ड्राइविंग फोर्स है, और इसका अपोजिंग फोर्स क्या है, ये डस्टर का है। तो जो डस्टर का जो अपोजिंग फोर्स है, दैट इज मास के कारण जो लग रहा है, वो बहुत ही कम है मेरे जो ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोसेस काफी फास्ट है, मैं ऐसे उठा लिया उसको। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि इसका रिवर्सिबल प्रोसेस का। यहीं पे अगर मैं मान लो कि 50-60 केजी का वो उठा रहा हूँ, वेट लिफ्ट उठा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या ऐसे उठा पाऊंगा क्या, नहीं, पूरा एकदम जोर लगाना पड़ेगा और धीरे 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 उठा पाऊंगा। ठीक है, सो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, तो आपने इरिवर्सल प्रोसेस की बात की। इरिवर्सल प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका ड्राइविंग फोर्स जो है वो काफी ज्यादा होता है आपके किससे, अपोजिंग फोर्स से, तो प्रोसेस काफी फास्ट भागता है। तो मान लीजिए ऐसा है कि मार्कर यहां से यहां गए, तो आप क्या करते हो, इसके बीच में का इसके बीच का जो आप या तो यहाँ की बात करोगे, नहीं तो यहाँ की बात करोगे, इतना फास्ट हुआ ना प्रोसेस, आपको समझ ही नहीं आया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया। तो आप बोले, मैं पूछूंगा बताओ यहाँ पे क्या हाइट थी, या मतलब यहाँ किस समय पे हाइट इतनी थी, आपको बता ही नहीं पाओगे, इतना फास्ट हुआ ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे दिखा था, यहाँ पे दिखा था, इसके बीच में कब कहाँ गया कुछ आइडिया नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो बीच का जो जगह होता है उसके बारे में बातें नहीं कर पाते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, मान लीजिए एज है, पॉइंट ए से कहाँ गया, पॉइंट बी पे गया, तो हम ये पॉइंट इसकी बातें नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसकी बातें नहीं कर पाते, हम क्या बात करते हैं, स्टेट ऑफ ए की बात करते हैं, स्टेट ऑफ बी की बातें कर पाते हैं। ठीक है, पता ही नहीं चला कि बीच में यहाँ पे कब था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या बोलते हो, या तो आप इस स्टेट की बात करते हो, इनिशियल कहाँ पे था, फाइनल कहां पहुंचे। क्लियर, ओके। दूसरी बात, जो एक्सटर्नल जो मेरा ड्राइविंग फोर्स था वो हर टाइम पे कांस्टेंट रहा। आपने देखा कि इवन दो अपोजिंग फोर्स कुछ भी हो गया, मेरा फोर्स जो है हर टाइम पे उतना ही लग रहा है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस जो है, जो पी एक्सटर्नल बोलो या अपोजिंग ड्राइविंग फोर्स बोलो, वो क्या है, ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट है। इसको समझ में आया कि एट एवरी पॉइंट जो है हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, किसी भी चीज को उठाने में, किसी भी प्रोसेस को, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी तरीके से जो केमिकल रिएक्शन भी अगर हो रहे हैं वहां पे भी क्या होगा, जो ड्राइविंग फोर्स होगा एट एवरी पॉइंट इस प्रोसेस के थ्रू आउट जो आपका पी ड्राइविंग हुआ वो कांस्टेंट होगा, जो सबसे ज्यादा है, दैट द अमाउंट ऑफ पी ड्राइविंग इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, सो आप क्या बोल सकते हो, पी ड्राइविंग फोर्स is very 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 high than P opposing force. Clear? P opposing force, इसीलिए जो आपका ये प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल नेचर का हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, रिवर्सिबल की। लिखेंगे, these are very slow process, these are very slow process and take much of time, take very big na, take much of time to get completed, the driving force
द ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, द ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स करेक्ट। इन इसको क्या बोलते हो कि कोई लोग बोलते हैं इनफाइनाइटिसिमली, कोई कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनिसिमली, ठीक है। सो वेरी इन्फिनिसिमली अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत ही छोटा। सो द ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स इन वेरी स्मॉल या इन्फिनिसिमली अमाउंट, वेरी स्मॉल या इन्फिनिसिमली amount. The process can be reversed. The process can be reversed at any instance. At any instance when the opposing force is increased. When the opposing force is increased. जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने किसका एग्जांपल दिया था, आपको मैंने एग्जांपल दिया था डंबल वाला। तो जब 2 kg का डंबल था तो मैंने तुरंत उठा लिया, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट इज 50 kg और मैंने 2 kg का डंबल आराम से उठा लिया। अब मान लीजिए आपने मुझे दे दिया कि भैया 70 kg उठाओ, तो मैं क्या करूँ, प्रोसेस जो है कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मैं उठा रहा हूँ, समहाउ उठा रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, आप में से कुछ जो नालायक होते हैं वो क्या करेंगे, ऊपर से 10 kg और डाल देंगे, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगा, नीचे चला जाएगा, यानी प्रोसेस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। आगे समझ में आ गई बातें। तो प्रोसेस, एक तो प्रोसेस बहुत ही स्लो है क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है और जो आपका अपोजिंग फोर्स है ऑलमोस्ट सेम है, और जो ड्राइविंग फोर्स है पी ड्राइविंग जो है वो क्या है, आपके पी अपोजिंग फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी के लिए आप क्या बोल सकते हो कि ये जो है आपका हर पॉइंट पे, जैसे यहां से आप यहां जाना चाह रहे हो तो ये बहुत ही स्लो जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, रुक के थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर पीछे आया, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर पीछे, थोड़ा सा बड़ा, फिर। तो ये प्रोसेस इतना स्लो है, सिंपल ही बहुत ही स्लो है, क्योंकि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका अपोजिंग फोर्स है और ड्राइविंग फोर्स है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। हल्का आपका अपोजिंग फोर्स जो है वो कम है ड्राइविंग फोर्स से। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, डंबल को उठा पा रहा हूँ जो आपने 70 kg का डाला था। पर कुछ नालायक ने 10 kg और डाल दिया, तो क्या हुआ, आपने अपोजिंग फोर्स को हल्का सा बढ़ा दिया। तो जैसे ही आपने अपोजिंग फोर्स को बढ़ा दिया, ये रिएक्शन उसी समय पे रिवर्स चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को या ऐसे प्रोसेस को आप रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हो, ठीक है। उसका मेन थिंग ये है कि आपका जो अपोजिंग एंड ड्राइविंग फोर्स है उसके बीच का रिलेशन क्या है। इसमें जो डिफरेंस है बहुत ही कम होता है, दैट इज डीपी का होता है, और इसमें जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आप इनके बीच का कोई स्टेट के बारे में बात नहीं कर सकते हो कि बीच में वो क्या हुआ था, क्या गया था। इसमें आप बात कर सकते हो, प्रोसेस इतना स्लो है कि आपके लिए है, आपके लिए पूरा साल बचा हुआ है कि बैठो और देखो कि प्रोसेस के बीच में क्या हुआ था। आराम से आप आराम से प्रोसेस के पास जाइए, बोलिए भैया तो हो जा, आराम से हो, मैं आराम से देख लूंगा बीच में कितना प्रेशर था, कितना टेम्परेचर था, कितना वॉल्यूम था। ये सारी चीजें हम रिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में कहीं भी किसी पार्ट ऑफ टाइम पे बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गई बातें किसकी, रिवर्सिबल की, इरिवर्सिबल की। अब मान लीजिए अगर मैं इसको गैसेस में दूं, गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात, गैसेस किस गैस की बात करूं उसके आधार पे देखते हैं। तो क्या होगा कि ये आपका पिस्टन है, पिस्टन आपका सिलेंडर। तो क्या है यहाँ पे पी गैस बाहर की तरफ हमेशा लगेगी, पी पिस्टन, या हमारा बात मान लो हम लगा दें, ठीक है। तो अगर आप बात कर रहे हो इरिवर्सिबल प्रोसेस की, इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो यहाँ पे क्या है, आप दोनों बात कर सकते हो, एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों की बात कर सकते हैं, ठीक, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन दोनों की बात कर सकते हैं। जब एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है यानी कि क्या है कि वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज करिए वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है गैस की तभी इंक्रीज करेगी ना जब ये बंदा थोड़ा सा तगड़ा होगा। यानी कि अगर आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो तो आपका पी गैस क्या होगा,
अगर पी गैस ज्यादा बहुत ज्यादा है पी पिस्टन से, तो ये क्या होगा आपका इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्लियर? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, यानी कि आप क्या बात करोगे, V1 पे बात करोगे और V इनिशियल पे बात करोगे और V फाइनल पे बात करोगे। बीच में क्या हुआ था इस खेला के बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, तो जब आप इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा होता है तो क्या होता है, सीधे वो पहुंच गई। ठीक है, जब आपका रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन की अगर बात करते हो तो क्या होता है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में पी गैस जो है वो हल्का सा, या आप ऐसे लिख दूं, इज इक्वल टू पी पिस्टन प्लस डीपी। मतलब इतना छोटा अमाउंट से ज्यादा है, बहुत ही छोटा अमाउंट से ज्यादा है, तो प्रोसेस धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप वहां पे बैठोगे आपको दिखेगा कि ये प्रोसेस तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, 1 घंटे बाद दुनिया घूम के आओगे तो देखोगे थोड़ा सा बढ़ गया था। ठीक है, जैसे डाउनलोडिंग करते हो तो क्या होता है, अच्छे वाले मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड करोगे पूरा का पूरा एक बार में डाउनलोड हो गया, पता ही नहीं चला है, शुरू से लेकर अंदर सीधे 10 GB आपका खत्म हो गया, तुरंत डाउनलोड हो गया। और मान लो आप अपने छोटे कंप्यूटर में करोगे तो क्या होगा, 5 KB पर सेकंड, 3 KB पर सेकंड, 2 KB पर सेकंड, आराम से हो रहा है, आराम से हो रहा है। तो आपका वाला क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस, मेरा वाला क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ओके। सो अब आपने देखा कि एक्सपेंशन प्रोसेस है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है। सिमिलरली क्या है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन एंड इरिवर्सिबल क्या होता है, इसका एक्सपेंशन भी होता है। अगर आप इरिवर्सिबल जैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बता दिया, अब मान ली इरिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करें तो क्या है, ये जो फोर्स होगा, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि आपका पी पिस्टन होगा वो डेफिनेटली क्या है, वो पी गैस से ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब आप इरिवर्सिबल कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि V2 जो है वो V1 से छोटा होने वाला है, तो आप बोलोगे कि ये P पिस्टन है P गैस से ज्यादा है, और एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जो पिस्टन का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो P पिस्टन क्या हो जाएगा, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और आप V2 और V1 की बात करोगे, इसके बीच में क्या हुआ था आप बात नहीं करोगे। ठीक है, रिवर्सिबल में एक और बात मैं बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे क्या है, P गैस जो है P पिस्टन प्लस DP के बराबर है। एट एवरी पॉइंट क्या हो रहा है, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे, एट एवरी पॉइंट क्या है, प्रेशर चेंज कर रहा है। एट एवरी पॉइंट क्या है, प्रेशर चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे है कि एवरी पॉइंट ऑफ द प्रोसेस P की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, यानी इस P गैस की जो वॉल्यूम होगी वो P गैस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एवरी पॉइंट पे क्या है, वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। पिस्टन का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, पर डीपी की वैल्यू क्या चेंज करती जा रही है। ठीक, तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे रिवर्सिबल एक्सपेंशन में आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पी आएंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका पी एक्सटर्नल की बात करेंगे, या पी गैस बात करेंगे, या पी आपका ड्राइविंग फोर्स बात करेंगे, वो क्या पी ड्राइविंग बात करेंगे, वो क्या होगा, कांस्टेंट है। फिर से जब आप इरिवर्सल प्रोसेस की बात करते हो तो ड्राइविंग प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप रिवर्सिबल की बात करते हो तो वहां पे कांस्टेंट नहीं होता, उसकी डिफरेंट वैल्यूज आती है। क्यों आती है, क्योंकि एट एवरी पॉइंट क्या है, जैसे आपने यहाँ से उठाया तो यहाँ पे आपको क्या है, फोर्स लगाना पड़ा, और ज्यादा, अब यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ा, यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या है कि एट एवरी हाइट पे आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ रहा है अपने मेहनत को। ठीक है, तो क्या है कि एट एवरी पॉइंट क्या है, इस पी गैस को थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, या पी ड्राइविंग को थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा या घटना पड़ेगा अगर आप कंप्रेशन के बाद। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको समझने में आ गया कि अगर आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात करोगे, यानी कि अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन की रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करते हैं, तो रिवर्सिबल कंप्रेशन में क्या होगा, इधर से धक्का लगाया जा रहा है, यानी कि पी पिस्टन क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा पी गैस के प्लस डीपी। ठीक है, तो क्या है, पी पिस्टन क्या हो जाएगा, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी, पी पिस्टन की वैल्यू हल्की हल्की बढ़ती रहेगी, तभी जाके कंप्रेस हो रहा है ना, कंप्रेस यहाँ से यहाँ कंप्रेस हो गया। अब और आगे जाने के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाया फिर यहाँ आ गया,
थोड़ा सा बढ़ाया फिर यहाँ गया, थोड़ा सा बढ़ाया फिर यहाँ गया, थोड़ा सा बढ़ाया फिर यहाँ गया। तो क्या हो रहा है कि पी पिस्टन क्या धीरे धीरे वैल्यूज की बढ़ रही है, प्रोसेस काफी स्लो है। तो आप किसी भी बीच में किसी भी पॉइंट ऑफ प्रोसेस में आप बता सकते हो कि चीजें क्या है, स्टेट पैरामीटर्स क्या है और डिफरेंट वैल्यूज, एंथैल्पीज, डिफरेंट थिंग्स आप आराम से बात करते हो। जनरली आपको इरिवर्सिबल चीजें नहीं पूछी जाती, आपको रिवर्सिबल चीजें पूछी जाती ताकि तो और मजा आए। ठीक है, चलिए इन सारी चीजों को नोट कीजिए। इसके बाद जो है हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए बातें करते हैं वर्क डन की। वर्क डन डिफरेंट प्रोसेसेस, खासकर वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सो वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस हेडिंग डालेंगे सब लोग। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वर्क डन इन फर्स्ट ऑफ ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। सो अब सबसे पहले फिर से याद करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, किस पे हमने डिस्कशन किया है थोड़ी देर पहले। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मान लीजिए कोई स्टेट ए है और यहाँ पे वॉल्यूम V1 था। ठीक है, प्रोसेस तुरंत स्टेट B पे पहुंच गया और वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो अब मैं क्या बताना चाहता हूँ फिर से कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस का जो टाइम लैप्स, प्रोसेस जो पूरा होने में जो टाइम स्पैन था वो बहुत ही कम था, मतलब काफी फास्ट हो रहा है। प्रोसेस तुरंत V1 से V2 पे पहुंच जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज वॉल्यूम एट दिस पॉइंट, नहीं बता सकते, या व्हाट इज वॉल्यूम एट दिस पॉइंट नहीं बता सकते। ठीक है, तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, हमें फाइनल और इनिशियल स्टेट को ही लेना पड़ता है। वी कंपेयर फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में, आप क्या करते हो, फाइनल और इनिशियल स्टेट की बातें करते हो। सो यू कंपेयर फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। स्टेट ऑफ सिस्टम। ओके, सो आप फाइनल और इनिशियल स्टेट की बातें ही करते हो। तो जैसे वर्क डन की बात करें, हम वर्क डन की बातें कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V। ठीक है, या माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, तो ये बात कर सकते हैं, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि जब आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जा रही है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, क्या है, सिंपल आपको V2 माइनस V1 लेना पड़ेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ऐसा माना गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या स्टेजेस में होता है। आपने देखा क्या, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर, तो रिवर्सिबल प्रोसेस काफी स्लो है। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस काफी फास्ट है, इसीलिए यू कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ। कहीं लिख लीजिए P वर्सेस PV ग्राफ इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ। क्लियर? यानी कि क्या है ना, ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि आपको बीच में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा जो आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओ। ठीक है, आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रहा। आपको पता है ना, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस पॉइंट को आप ग्राफ पे डालते हो और वो एक कर्व जैसा दिखता है। दैट्स व्हाट ग्राफ। पर जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस इतना फास्ट है कि आपको बीच में इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा, इसलिए क्या है, आप पीवी ग्राफ इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक, जब आपने रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करी तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। वो क्या है, स्टेजेस में जाता है, बहुत ही छोटे छोटे स्टेजेस में जाता है, बहुत ही छोटे छोटे स्टेजेस में जाता है। तो अगर आपको वर्क डन पता करना हो तो आप ईच स्टेज का वर्क डन पता कर लीजिए और सारे वर्क डन को जोड़ दीजिए। यानी कि अगर आपको वर्क डन पता करना हो क्या करोगे, dw1 बहुत ही छोटा, ये भी बहुत ही छोटा, ये बहुत ही छोटा, यानी सो ऑन, जितने जो छोटे जो वर्क डन होंगे ना, सबको जोड़ना पड़ेगा और वो हमारा पूरा ओवरऑल वर्क डन आ जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को, कि आपका जो, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम यहाँ से वॉल्यूम यहाँ पे जाएगा,
तो वॉल्यूम कैसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। आप क्या कीजिए, ये वर्क डन, ये वर्क डन, ये वर्क डन, सारे वर्क डन को निकालिए और सबको जोड़ दीजिए और वही आपका क्या होगा, रिवर्सिबल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका W रिवर्सिबल क्या हो जाएगा बताइए, माइनस P एक्सटर्नल डी V1 से V2। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इसमें क्या करना होता है, इसमें आप क्या है P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लिखते हो, हम सीधे फाइनल और इनिशियल स्टेट की बातें करते हैं। पर यहाँ पे क्या है, आप क्या करते हो, यहाँ पे एवरी पॉइंट ऑफ टाइम में आपका क्या है, छोटे छोटे वर्कडन को निकालते हो, हर वर्कडन को निकाला और हर वर्कडन को जोड़ दिया, और जोड़ना का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन होता है। जोड़ने का मतलब नथिंग बट इंटीग्रेशन, यू आर इंटीग्रेटिंग ऑल द स्मॉल स्मॉल पार्ट। तो आप क्या कर रहे हो, सारे स्मॉल पार्ट को, ये dw1 क्या होगा, P एक्सटर्नल dv, dv1 P एक्सटर्नल dv2 सो ऑन। तो सारा वर्कडन जुड़ गया, सारा वर्कडन जुड़ गया, तो आपका क्या हो गया, W रिवर्सिबल। और इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम में कभी कभी आपको गिवन नहीं होता है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली पूछना क्या चाहता। ठीक, सो इसके बाद इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे हर पॉइंट पे मुझे इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस होने के कारण क्या है, हमें समय मिल रहा है कि वहां पे जाएं और स्टेट पैरामीटर्स पता कर लें। ठीक है, तो हमारे पास इनफ टाइम है स्टेट पैरामीटर्स पता करने के लिए, तो क्या है कि हम इंफॉर्मेशन हमारे पास होने के कारण हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या है, आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो P वर्सेस B का, ये A से B है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है, जब ये छोटे छोटे की बात की तो इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये V1 से V2 गया होगा, मान लीजिए ये छोटा गया होगा, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, एंड सो ऑन, यहाँ पहुंच गया। आपने क्या किया, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इंटू dv। और आप बताओ, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ। सो दिस इज P, दिस इज dv, you are multiplying dv with P, so exactly you are finding this area। क्लियर, आपने इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया है, यानी आपने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया है। दिस इज dw1, दिस इज dw2, दिस इज 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड व्हाट इज W रिवर्सिबल, ऐड कर दीजिए सारे लोगों को। तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर फाइंडिंग, यू आर फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व। PV ग्राफ, यानी कि अगर आप PV ग्राफ में अगर एरिया अंडर द कर्व निकालो, दैट इज आल्सो रिवर्सिबल। क्लियर, ओके। सो क्या है, आपको समझ में आया कि आप इसमें ड्रॉ नहीं कर पाते हो, इसमें ड्रॉ कर पाते हो। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, आप क्या है, एरिया अंडर द कर्व अगर निकाल लो PV ग्राफ में, तो आपको क्या है, वर्क डन रिवर्सिबल आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, दोनों रिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आखिर क्या है, दोनों में कंपैरिजन है, कौन ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, क्या दोनों बराबर होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल वर्क डन। हम क्या करने जा रहे हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन की बातें करने जा रहे हैं, दोनों के बीच का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, एक पिस्टन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहला एक्सपेंशन, वर्क डन इन एक्सपेंशन, वर्क डन इन एक्सपेंशन। ओके, सो एक्सपेंशन का क्या मतलब है, मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है आपका, इस पे लगा दिया एक पिस्टन, ये आपका पिस्टन है, अंदर है गैस भरा हुआ। तो सिंपल सी बात है, ये बात करते हैं किसकी, रिवर्सिबल की बात करते हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है का क्या मतलब है, ये जो पिस्टन है ये इधर की तरफ जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, उसका क्या मतलब है कि इधर से फोर्स ज्यादा होगा, यानी कि इधर से प्रेशर ज्यादा होगा, और इधर से प्रेशर कौन लगा रहा है, P गैस लगा रहा है।
इधर से कौन लगा रहा है, पी एक्सटर्नल लग रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, आपका पी गैस जो होता है, या आप बोलेगे सिंस यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, ये इसका इफेक्ट दिख रहा है, तो दिस इज ड्राइविंग फोर्स, ये आपका क्या है, अपोजिंग फोर्स। बात किए थे ना, इधर से आपका अपोजिंग फोर्स लग रहा है, इधर से ड्राइविंग फोर्स लग रहा है आपका। तो ये आपका पी गैस क्या हो जाएगा, पी गैस एवरी टाइम क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एक्सटर्नल। जो डी वैल्यू होती है वो बहुत ही छोटी है, तो आप क्या बोल सकते हो कि पी गैस एट एवरी पॉइंट इक्वल है, हल्का सा इक्वल, हल्का सा जाता है, ज्यादा तभी तो होगा, तो बहुत ही कम, वेरी इनफिट, बहुत ही छोटे अमाउंट में है। अब ये छोटे अमाउंट में है तो प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखते हैं W क्या होता है, क्या होता है बताइए, माइनस पी एक्सटर्नल dV इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो गया। फिर आप देखिए, मान लीजिए बात कर रहे हो किसकी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पे पी गैस लगेगा, यहां पी एक्सटर्नल लगेगा, क्लियर, पी गैस लग रहा है, पी एक्सटर्नल लग रहा है, हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल की, ओके। अब क्या है, सिंस आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो जब कंपेयर कर रहे हो तो जो वॉल्यूम चेंज होगा दोनों में, उसको तो बराबर रखना पड़ेगा। कंपेयर का क्या मतलब है, वैसे तो कुछ भी आंख बंद कर किसी से किसी को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के वॉल्यूम सेम रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या चीजें सेम हो रही है, वर्क डन सेम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, क्लियर, ओके, दोनों पी एक्सटर्नल सेम, क्लियर। तो बात क्या है, आपको क्या मैंने बताया कि W क्या होगा, W क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। तो यहां का डेल्टा V और यहां का डेल्टा V दोनों सेम होगा, दोनों डेल्टा V दोनों में जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज सेम होगा। यानी कि यहां से बातें क्या समझ में आ रही है इन दोनों से, कि वर्क डन क्या है, या मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे क्या है, पी एक्सटर्नल, करेक्ट। यानी कि जिसका पी एक्सटर्नल ज्यादा, जिसका पी एक्सटर्नल किसी पॉइंट पे ज्यादा होगी, वो क्या होगा, उसका वर्क डन ज्यादा होगा। हम बात करें एक्सपेंशन की, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहां पे क्या है, ये इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि पी गैस जो होगा वो ज्यादा 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 देन पी एक्सटर्नल होगा। सिंस दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो अपोजिंग फोर्स होता है वो ड्राइविंग फोर्स से बहुत ही कम होता है, ये बातें हमने जान रखी है। तो इस प्रोसेस में पी एक्सटर्नल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पी एक्सटर्नल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पी गैस है। इस प्रोसेस में पी एक्सटर्नल की, हम इसकी बात कर रहे हैं, जिसका ये वैल्यू ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा। इस प्रोसेस में पी एक्सटर्नल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहां पे देखेंगे। अब आप बोलोगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पी गैस, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, वो क्या है, वो जो लेस देन पी गैस। तो आप देखो क्या है, इसमें पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर है, पर इसमें पी एक्सटर्नल पी गैस के कम है। तो यहां पे क्या है, पी एक्सटर्नल किसमें कम है, इरिवर्सिबल में कम है। यानी वर्क डन किसमें कम होगा, इरिवर्सिबल में कम होगा। वर्क डन किसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें पी एक्सटर्नल जो है वो किसके बराबर है, पी गैस के बराबर है। तो जो आपका इरिवर्सिबल वर्क डन होता है, रिवर्सिबल वर्क डन मैग्नीट्यूड इज क्या होगा, ग्रेटर देन इरिवर्सिबल इन द केस ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो कि अगर आपका एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, तो जो आपका कौन सा प्रोसेस आगे, कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल का वर्क डन कम होगा, रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होगा। चलिए बात करते हैं किसमें, एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन है कंप्रेशन। सेम, एक कोई आपका कंटेनर लेते हैं, पिस्टन डालते हैं,
सो यहाँ पे क्या पी गैस, यहाँ पे क्या पी एक्सटर्नल, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे अगेन पी गैस, यहाँ पे क्या पी एक्सटर्नल। क्या है ये क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है का मतलब एक पिस्टन क्या अंदर की तरफ आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो पी एक्सटर्नल होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में, पी एक्सटर्नल क्या होगा, वो बहुत 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 ज्यादा होगा पी गैस से। और यहां पे क्या होगा, पी एक्सटर्नल ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू पी गैस। ठीक है, और फिर से सेम ही वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि वर्क डन क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू पी एक्सटर्नल होता है। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, पी एक्सटर्नल के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। तो किसमें पी एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे आप देखोगे पी एक्सटर्नल क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पी गैस ही हो पा रही है, पर यहाँ पे पी गैस से बहुत ज्यादा है। तो इस कंप्रेशन प्रोसेस में पी एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा है इन द केस ऑफ कंप्रेशन। तो आप बोल सकते हो कि वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हिच केस इन कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन। ठीक है, इन कंप्रेशन प्रोसेस क्या होता है, वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन ऑफ आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस ज्यादा होता है। इन एक्सपेंशन वर्क डन आपका रिवर्सिबल प्रोसेस ज्यादा होता है। तो ये जो बेसिक चीजें कभी कभी थ्योरी के रूप में पूछ ली जाती हैं, तो इनको आप ध्यान में रखो, इनको पढ़ो जल्दी से और इनको जल्दी से आप नोट करो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आइसोथर्मल प्रोसेस की बातें भी करें। ठीक है, ओके, लिखेंगे सारे लोग, हेडिंग डाल देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला है प्रोसेस के लिए, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। सो बातें करने जा रहे हैं हम आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला है, T इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि डेल्टा T इज 0। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस अगर इसका करना चाहें हम तो क्या होगा, डेल्टा U वी नो, डेल्टा U व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, एंड सिंस दिस इज 0 सो दिस इज 0। यानी कि आप लिख लोगे, अगर आपको नोट करना है तो लिख लेंगे कि इंटरनल एनर्जी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑलवेज 0। प्लीज अगेन अंडरस्टैंड, इंटरनल एनर्जी चेंज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑलवेज 0। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तो आपका इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस विल गिव यू that Q is equal to minus of W। यानी कि अगर हीट सप्लाई किया गया है, हीट सप्लाइड, वो कहां चला जाएगा, हीट सप्लाइड वर्क डन नेगेटिव है, सो दैट विल गो वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर, अगर आपने हीट सप्लाई किया है सिस्टम को तो क्या हो जाएगा, अगर आपने हीट सप्लाई किया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि अगर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस के अंतर्गत आपने हीट सप्लाई किया है तो क्या होगा, सारा का सारा एनर्जी कहाँ चला जाएगा, उसके वर्क डन करने में चला जाएगा। अगर आपने हीट रिलीज किया है, सिस्टम में हीट रिलीज किया है तो सिस्टम पे वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं तो टेम्परेचर हो जाए। ठीक है, आपको आइसोथर्मल रखना है ना, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें आ गई समझ में आपको। अब क्या है, अब हम बात करेंगे वर्क डन, किसकी, वर्क डन इन आइसोथर्मल। इसको दो तरीके से ही पढ़ते हैं। सो व्हाट इज वर्क डन, W तो आपको पता ही है, माइनस P एक्सटर्नल, क्या होता है dV, dW वर्क डन है। अच्छा,
अब बात करते हैं, सिंपल सी बात है, ये भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकता है। तो जब आप बात करो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV, V1 से V2, ठीक है। सो क्या होगा बताइए, रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी P एक्सटर्नल एट एवरी पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, P गैस होगा, व्हाट वी नो, PV इज इक्वल टू nRT, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा बताइए, V क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, nRT बाय V। सो क्या इसको लिखते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2, P एक्सटर्नल को हटाइए, इसको डालिए, सो nRT बाय माइनस पे रहेगा V, और क्या होगा, dV होगा, ये सब कांस्टेंट है, सो दैट इज nRT इंटीग्रेशन ऑफ dV बाय V, V1 से V2, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो n माइनस छूट रहा है, हर बार माइनस डालेंगे, सो माइनस ऑफ nRT ln V, V1 से V2, तो क्या बोलेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT ln ऑफ V2 बाई V1, या अगर आप माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, nRT ln V1 बाई V2, क्लियर। ओके, मान लीजिए आपको प्रेशर के रूप में लिखना हो, आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आपको पुराने गैसेस स्टेट से याद होगा, फॉर आइसोथर्मल P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो P के उल्टा में V डाल देंगे तो भी आ जाएगा, सो W इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, माइनस ऑफ nRT, V2 बाई V1 है तो आप लिख लो P1 बाई P2, ये भी एक फॉर्मूला है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, कहाँ पे, किसमें, इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो आप आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब क्या है कि आपका जो संकट है वो मैं थोड़ा समझ लेता हूँ, क्या है संकट, आप समझ नहीं पाओगे कि सर जी W इज इक्वल टू माइनस nRT V2 बाई V1 डालेंगे या nRT V2 बाई V1 डालेंगे, या मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। तो बड़ा सिंपल है, एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होता है, यानी कि ये जो वर्क डन है आपको नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि W इज इक्वल टू आप लिख लीजिए nRT ln, ठीक है, ठीक है। V2 इज ग्रेटर देन V1, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन में V2 इज ग्रेटर देन V1 होता है, ये समझ में आता है, वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, ये समझ में आता है। तो अगर आप V2 बाई V1 डाल रहे हो तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई, इसलिए आप यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, ठीक है। या अगर आप सब ऐसे लिख लिए nRT ln V1 बाई V2 लिख लिए, तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ये वैल्यू अपने आप में नेगेटिव हो गई, तो nRT ln V1 बाई V2 भी हो सकता है, करेक्ट फॉर्मूला। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो अब बात करते हैं किसकी, रिवर्सिबल के बाद बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सो क्या है, सिंपल W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। P और क्या हो सकता है, कभी कभी क्या करोगे, कभी कभी क्या है, हमें क्या पता होगा, P1 V1 इज इक्वल टू nRT, P2 V2 इज इक्वल टू nRT, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं, V1 के बाद ये क्या होता है डेल्टा V, इसको लिख सकते हैं ना माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, हमें V2 और V1 पता करना है, यहाँ से V2 पता कीजिए, V2 इज इक्वल टू nRT बाय P2, V1 इज इक्वल टू nRT बाय P1, पुट करेंगे, सो वी विल बी गेटिंग माइनस P एक्सटर्नल, देन nRT कॉमन ले लिया हमने, nRT कॉमन ले लिया, सो 1 बाय P2 माइनस 1 बाय P1, सो क्या रहा है W, दिस इज द इरिवर्सिबल, ठीक है। बेसिकली यहीं से सॉल्व हो जाएगा, यहां जाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, यहां पे एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी आपको P एक्सटर्नल नहीं गिवन होगा, P एक्सटर्नल नहीं गिवन होगा, वहां पे कभी कभी क्या मैक्सिमम प्रॉब्लम P एक्सटर्नल आपको गिवन नहीं होगा, तो आप नोट कर लें,
सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, ये समवेयर V1 से लेके V2 पे पहुंच गया, ठीक है, V1 से V2 पे चला गया, यानी किसका P1 से P2 पे गया होगा। तो क्या है, ये P2 पे जाके रुक रहा है, P2 पे जाके रुक रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया है, यानी कि यहाँ भी P2 है, यहाँ भी P2 है, तभी तो ये बराबर हो गया, रुक गया ऐसा। तो क्या है कि ऐसा प्रॉब्लम दिया जाता है जान के कि वहां पे आपका जो एक्सपेंड होने के बाद जो फाइनल प्रेशर होगा दैट इज योर पी एक्सटर्नल, ठीक है। मैक्सिमम केस में आपको बताएगा नहीं कि मैं पी एक्सटर्नल नहीं दिया हूं, नहीं, आपको समझना चाहिए कि जो पी एक्सटर्नल होता है वो क्या होगा, जो फाइनल प्रेशर होगा, जो P1 से लेके P2 पहुंचा, तो जो फाइनल प्रेशर होगा वो आपका क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो एक्सटर्नल उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने बहुत ही चीजें सीखी है। अगले क्लास में हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन, एंथैल्पीज एंड जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है इसकी बातें करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखेंगे कैसे इन चीजों को जो हमने सीखा है इसको अप्लाई किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप नोट्स को रिवाइज करते रहो, ठीक है। आप नोट्स को रिवाइज करते रहो, आप विवेकानंद हो नहीं कि एक ही बार में पढ़ा सब कुछ याद होगा। नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तो अगली बार जब आओगे तो ये आपको मंगल ग्रह पे रहने वाले वासी लगेंगे कि भैया क्या नया चीज है, ठीक है। तो ठीक इसको जो है आप जितना रिवाइज करो उतना फायदा है, और सब दिन रिवाइज कीजिए इसको। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, अगर आप लगातार उसको देख रहे हो, और बहुत ही विकट संकट देगा आपको अगर आपने इसको नेगलेक्ट किया तो, ठीक है। तो चलिए इनको आप रिवाइज करते रहिए, प्रॉब्लम्स बनाते रहिए, और अगले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे और एडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे, और आगे भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है मिक्स करके हम देखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।